भारत की दो टॉप नामी कंपनीज, एक शेर है तो दूसरी शवा शेर है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड टाटा ग्रुप की। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इन दोनों मेजर कंपनीज की लार्ज कैप इंडस्ट्रीज की दोस्तों कंपैरिजन करने वाले हैं। और इन दोनों नामी कंपनीज का कंपैरिजन हम 4 पैरामीटर्स पे करेंगे। पहला दोस्तों रेवेन्यू जनरेशन, सालाना कितना टर्नओवर ये कंपनी करती है। दूसरा दोस्तों कितना प्रॉफिट ये जनरेट करती है। तीसरा मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड चौथा दोस्तों लायबिलिटीज एंड एसेट्स। लेकिन थम जाओ थोड़ा थमो दोस्तों, इन दोनों कंपनीज का हम कंपैरिजन करें उससे पहले दोस्तों हम इन दोनों कंपनीज की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पहले टाटा ग्रुप के बारे में। तो भारतीय शेयर मार्केट की शान टाटा ग्रुप की नींव रखी थी जमशेदजी टाटा ने। और जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ था 3 मार्च 1839 में। और 1858 में दोस्तों जमशेदजी टाटा ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, स्टडीज कंप्लीट कर ली। इसके बाद वो अपने पिता का कारोबार में हाथ बटाने लगे। उस समय भारत पर ब्रिटिशर्स का शासन हुआ करता था। ऐसे में कोई इंडियंस अपना खुद का व्यापार करे ये एक काफ़ी चैलेंजेबल टास्क था। लेकिन फिर भी जमशेदजी टाटा ने सन 1868 में कॉटन की बढ़ती हुई डिमांड को देख जमशेदजी टाटा ने दोस्तों 21,000 रुपये का निवेश कर एक दिवालिया बर्बाद हुई एक ऑयल मिल को खरीद लिया और उसमें अपने कॉटन मिल की शुरुआत करी। और इसी से हम दोस्तों मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई का उनका माइंडसेट देख उनके बिजनेस पैटर्न का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बिजनेस माइंडेड जमशेदजी थे। और अपने करियर की शुरुआत में ही जमशेदजी टाटा ने अपने जीवन के 4 सबसे बड़े लक्ष्य बनाए थे। पहला लक्ष्य था एक वर्ल्ड क्लास होटल खोलना, दूसरा लक्ष्य था एक आयरन एंड स्टील कंपनी स्टार्ट करना एंड तीसरा लक्ष्य था दोस्तों एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट खोलना और चौथा इंडिया में इंडियंस के लिए दोस्तों एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना। और जमशेदजी ने अपने इन 4 लक्ष्यों में से सिर्फ एक ही लक्ष्य पूरा कर पाया और वो है मुंबई में दोस्तों ताजमहल होटल खोलना, 5 स्टार होटल खोलना। लेकिन दोस्तों जो ये होटल खोलने के पीछे भी एक खास स्टोरी है। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है ना, अगर वो आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। हालांकि दोस्तों जमशेदजी के जो बचे हुए 3 सपने थे, जितने भी सपने जमशेदजी ने देखे थे वो उनकी आने वाली पीढ़ियों ने कंप्लीट किए, साकार करके उन सपनों को बताया। और 19 मई 1904 में दोस्तों जमशेदजी ने अपनी अंतिम सांस ली। और इसके बाद दोस्तों भारत के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के चलते काफ़ी योगदान देने के चलते दोस्तों भारत सरकार ने उनके नाम पर झारखंड में एक शहर का नाम उनके नाम पर रख दिया। और उस शहर का नाम है दोस्तों, आज हम उसे जमशेदनगर या जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों टाटा ग्रुप की कमान सर दोराबजी टाटा ने संभाली। और दोराबजी टाटा ने अपनी सूझबूझ बिजनेस इंटेलिजेंस के चलते दोस्तों टाटा ग्रुप को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और सन 1932 में दोराबजी की भी मृत्यु हो गई। और इसके बाद दोस्तों टाटा ग्रुप की कमान संभाली हमारे प्रिय सर रतन टाटा जी ने। और जैसा कि इनके पूर्वजों ने किया, इन्होंने भी ठीक उसी तरह अपनी सूझबूझ इंटेलिजेंस के चलते और ईमानदारी के चलते दोस्तों टाटा ग्रुप को एक और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और टाटा को एक दोस्तों ब्रांड की तरह उभारा। आज देश में टाटा कंपनी कई सारे प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन दोस्तों है ना, टाटा अगर उस नाम के किसी भी प्रोडक्ट के आगे लगाए तो फिर दोस्तों हम उस पर बेझिझक आंखें बंद करके विश्वास करके वही प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं। तो ये काम किया रतन टाटा सर ने। इसके अलावा भी दोस्तों रतन टाटा सर ने कई सारे अपने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाए चैरिटी करने के लिए। ये अपनी 65% से ज़्यादा आमदनी हर साल की दान कर देते हैं। नहीं तो दोस्तों ये इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन होते, मुकेश अंबानी नहीं होते। अब दोस्तों ये तो हो गई टाटा ग्रुप की बात। अब थोड़ा नज़र डाल लेते हैं रिलायंस की हिस्ट्री पर, रिलायंस के इतिहास पर। दोस्तों धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी ने 1960 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के रूप में रिलायंस की शुरुआत की थी। लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप ज़्यादा लंबी ना चली और 1964 में यानी 1964 में धीरूभाई अंबानी ने चंपकलाल दमानी जी के साथ दोस्तों अपनी पार्टनरशिप का एंड कर दिया। और 1966 में धीरूभाई ने रिलायंस टेक्सटाइल्स इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। और समय के साथ साथ दोस्तों 8 मई 1973 यानी 1973 में ये कंपनी बन गई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
और 1975 में रिलायंस ने दोस्तों धीरूभाई अंबानी ने टेक्सटाइल में अपना बिजनेस और एक्सपांड किया और 1977 में रिलायंस का पहली बार आईपीओ लॉन्च हुआ और ये आईपीओ इतना सक्सेसफुल था कि ये आईपीओ 7 गुना ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड रहा और समय के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने आप को ग्रो कर रही थी। और फिर दोस्तों 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी का देहांत हो जाता है और धीरूभाई की मृत्यु के बाद इनके दोनों बेटे दोस्तों अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी दोनों में इनकी प्रॉपर्टी बराबर बांट दी गई, बराबर बिजनेसेस बांट दिए गए। और समय के साथ साथ दोस्तों अनिल अंबानी बर्बाद हो गए, पिता से विरासत में मिली सारी की सारी पूंजी उन्होंने बर्बाद कर दी। और वहीं दोस्तों पिता से विरासत में मिली मुकेश अंबानी को जो संपत्ति मिली उन्होंने अपनी सूझबूझ से और बिजनेस की कलाओं से दोस्तों इस इंडस्ट्री को जो उन्हें विरासत में मिली थी उसको नए नित मुकाम पर पहुंचाया और आज फिलहाल दोस्तों वो इंडिया के सबसे रिचेस्ट मैन है। चलिए अब वीडियो के मेन टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन इन दोनों कंपनीज के। तो दोस्तों 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सारे सेक्टर्स के बिजनेस को मिलाकर दोस्तों इनका वैल्यूएशन होता है 188.67 बिलियन डॉलर्स का। और वही हम टाटा ग्रुप की सिर्फ टेक्नोलॉजिकल सेक्टर की कंपनी यानी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की ही दोस्तों अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो है दोस्तों 170 बिलियन डॉलर का। और ये तो हो गई मात्र टीसीएस की बात। इसके अलावा भी दोस्तों टाटा ग्रुप के अंडर टीसीएस के अलावा 28 और कंपनी दोस्तों है ना पब्लिकली लिस्टेड है, जिसमें दोस्तों हमारा टाटा मोटर्स अभी नहीं लिया हमने, फिर टाटा सोल्ट और फिर कई सारी ऐसी कंपनीज है जिनको अभी हमने यहाँ नहीं लिया। और टीसीएस के अलावा जितनी भी टाटा की कंपनी है वो इधर आप साइड में देख सकते होंगे। दोस्तों रिलायंस एंड टाटा ग्रुप दोनों ही मार्केट कैपिटलाइजेशन के दोस्तों मामले में आगे पीछे होते रहते हैं। चलिए दोस्तों अब दोनों कंपनीज के रेवेन्यू जनरेशन एंड प्रॉफिट्स पर, ईयरली प्रॉफिट्स पर हम नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 में रिलायंस का टोटल रेवेन्यू था दोस्तों 5,05,153 करोड़ रुपए का। और बात करें इनकी इनकम की तो दोस्तों वो थी 49,128 करोड़ रुपए। और वहीं दोस्तों हम टाटा ग्रुप का दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2020 का दोस्तों रेवेन्यू देखें तो दोस्तों वो होता है दोस्तों 9,30,000 करोड़ रुपए, जो कि रिलायंस से काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं दोस्तों टाटा ग्रुप के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में दोस्तों 2019 के कंपेयर में 61% प्रॉफिट गिरकर 10,916 करोड़ रुपए का था। चलिए दोस्तों अब इन दोनों कंपनीज के हमने दोस्तों प्रॉफिट, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड प्रॉफिट की बात तो कर ली। अब इनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन खेल तो यहीं का रहता है ना, कौन कंपनी के पास कितना कर्जा है और कौन कंपनी के पास कितनी पूंजी है वो इसी से पता लगती है। तो रिलायंस के पास फाइनेंशियल ईयर 2021 में 3,73,011 करोड़ रुपए के एसेट हैं और 2,77,568 रुपए के दोस्तों लायबिलिटीज़ हैं। वहीं टाटा ग्रुप के पास दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2020 में 3,30,000 करोड़ रुपए के एसेट थे। और बात करें लायबिलिटीज़ की तो दोस्तों जो ये डेटा हमने निकाला है वो दोस्तों मनी कंट्रोल वेबसाइट से निकाला है। तो वहाँ पे दोस्तों हमें टाटा ग्रुप की अभी लायबिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ यार दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों लाइक करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उससे दोस्तों हमारा मोटिवेशन काफ़ी बिल्ड होता है दोस्तों आपके लिए, और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए हमें प्रोत्साहन वहाँ से मिलता है। इसलिए प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो सही में अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार। ऐसे ही आगे हम इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।